नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 8 हिंदी विषय में इकाई 5 सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के इस इकाई में हमें बालक द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर एपीजे अब्दुल कलाम कितनी प्रशंसा से और कितनी सरल भाषा में देते हैं यह देखना है। प्रश्नोत्तरी शैली में प्रस्तुत यह साक्षात्कार डॉक्टर अबुल फरीक जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम से बच्चों की बातचीत पर आधारित है। यह बातचीत तब संपन्न हुई थी जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति पद पर आसीन थे। वे बच्चों की जिज्ञासाओं का तुरंत उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। तो यहाँ पर जो बच्चों के और कलाम के बारे में जो प्रश्न और उत्तर दिए गए हैं वह देखते हैं। यहाँ पर आपको एक फोटो दिखाई गई है। वहाँ पर बालक और एपीजे अब्दुल कलाम किस तरह से एक में को अच्छी तरह से प्रश्न पूछ रहे हैं और उसके उत्तर भी एपीजे अब्दुल कलाम इतनी अच्छी तरह से दे रहे वह दिखाई पड़ता है। यह एक बालक है, वह प्रश्न करता है। आर अरविंद, कक्षा 3, सेंट मेड्स स्कूल चेन्नई, वह चेन्नई से है। उनका प्रश्न है, क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं। यह बालक एक प्रश्न करता है, क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं। तो एपीजे अब्दुल कलाम प्रश्न का जवाब देते हैं। कक्षा 5वीं में मेरे शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर की एक बात मुझे याद है। एक दिन कक्षा में वे हमें यह बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। उन्होंने हमें रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण दिया। वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई। इससे मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने बचपन की एक बात की गई है कि जब वह 5वीं कक्षा में पढ़ते थे तब उनके विज्ञान टीचर का नाम था, क्या था, शिव सुब्रमण्यम अय्यर। वह पढ़ाते पढ़ाते एक बार उन लोगों को समुद्र तट पर ले गए और वहाँ पर पक्षियों को उड़ते देख बोला कि ये कैसे उड़ सकते हैं। तो इतनी सी बात अब्दुल कलाम के मन में ऐसे कर गई कि वो सोचने लगे कि जिस तरह से पक्षी उड़ रहा है उसी तरह से आगे जाकर ऐसे कोई प्लेन भी उड़ सकता है। तो आज की तारीख को जो एपीजे अब्दुल कलाम है वह मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। तो तब उनके मन में जो बात डाली गई थी उनका अच्छी तरह से उन्होंने सच कर दिखाया कि ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। आगे है प्रश्नकर्ता सरयू मकर, कक्षा 5, वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला नागपुर से। उनका प्रश्न है, बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए। प्रश्न क्या है, बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए, यानी कि हमें कौन सी भाषा को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने उसका जवाब दिया, मैं स्वयं माध्यमिक कक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की है। एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी माध्यमिक यानी कि 9वीं 10वीं तक उन्होंने मातृभाषा में पढ़ाई की। कॉलेज और उससे आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं से हुई। मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यम के रूप से मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा से ही सोचता है। अगर कोई इंसान जो होता है वो जो सोचता है तो वो कौन सी भाषा में, अपनी मातृभाषा में ही सोचता है। उसी में अपनी बात सहजता से कहने में
सक्षम होता है कि अगर किसी इंसान को कुछ बात बोलनी हो तो उसे अपनी मातृभाषा में अगर बोलना हो तो अच्छी तरह से बोल सकता है। पर इनमें कोई भी दो राय नहीं है कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है कि अगर इस दौरान इस समय में इंग्लिश बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा बन गई है तो ये भी जरूरी है कि उसको सीखना चाहिए। यहाँ पर एक और प्रश्नकर्ता है अर्श पटेल, कक्षा 5, चंदूलाल विद्या मंदिर, मुंबई से यह बालक जो प्रश्न करता है, आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? क्या प्रश्न है? आपकी दृष्टि में यानी कि अब्दुल कलाम की दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? तो कलाम कहते हैं अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है। साहस यानी मेहनत करना। तो क्या है कि हमें उससे कुछ नुकसान होगा उसकी परवाह किए बिना दूसरों की जान बचाना, दूसरों को संकट से बचाना ही सबसे बड़ा साहस है। प्रश्नकर्ता तरुण पटेल, कक्षा 8, स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल, लंदन। यह बालक लंदन से क्वेश्चन करता है, हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित कर सकते हैं कि जो प्रवासी भारतीय होते हैं उनमें मातृभूमि यानी कि हमारी जो जन्मभूमि है उनमें उनके बारे में वो गौरव की भावना कैसे विकसित कर सकते हैं। तो उस बात पर एपीजे अब्दुल कलाम ने जवाब दिया, भारतीय मूल का कोई भी व्यक्तित्व एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है कि हमारे भारत का जो भी नागरिक है उसे अपने संस्कृति पर बहुत ही गर्व है। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में हैं कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े द्वारा है। यही आपके लिए गौरव की बात है कि मातृभूमि से हम जुड़े हैं, यही हमारे लिए गौरव की बात है। और एक प्रश्न करता है, सत्य, कक्षा 10, जिला स्कूल मुंगेर। भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए इतने ही महत्वपूर्ण हैं। हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं, हमारे लिए आपका क्या संदेश है? यहाँ पर क्या पूछा है कि सभी को डॉक्टर बनना है, वैज्ञानिक बनना है, इंजीनियर बनना है, पर कोई किसान क्यों नहीं, मजदूर क्यों नहीं, कलाकार क्यों नहीं? ये भी तो हमारे राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है। तो हम तो ऐसे ही परिवार में से आते हैं, तो सबको अब्दुल कलाम क्या राय देना चाहते हैं? तो यहाँ पर कलाम ने कहा है, किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकारी ये भी सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग है। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं की समान रूप से दरकार है। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खुद उन्नति करे कि जिसको जिसमें भी रस है वह अपने क्षेत्र में बहुत ही तरक्की करे और आगे जाए और राष्ट्र का नाम रोशन करे। एक और प्रश्न करता है रोहित चतुर्वेदी, कक्षा 11, इस्लामिया इंटर कॉलेज, इटावा। आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। एक निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी।
यहाँ पर एक 11वीं कक्षा का एक बालक है, उसने प्रश्न पूछा है कि एपीजे अब्दुल कलाम ने एक स्वप्न देखा था कि 2020 तक इस देश में बहुत ही अच्छा राष्ट्र का विकास होगा। तो क्या ये बढ़ती हुई जनसंख्या और बेरोजगारी से यह संभव है या होने देगी? यह प्रश्न है। तो कलाम ने कहा, विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। विकास स्वयं जनसंख्या, जो विकास बढ़ता जाएगा तो जनसंख्या को कम करने में ही बहुत ही बड़ा योगदान रहेगा। इसमें जन शिक्षा विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है कि जो अगर हमें शिक्षा का व्याप बढ़ेगा तभी तो, और इसमें भी शिक्षा में भी स्त्रियों की शिक्षा बढ़ेगी तभी हम ज़्यादातर इस बात पे विकास कर सकते हैं। इसमें छोटा परिवार सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है। भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ कराया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा हो कि 2020 तक इतने व्यवसायकार और ये व्यवसाय के लिए इतने जो उद्योग होते हैं वह स्थापित करेंगे जिससे सभी सामान्य वर्ग को भी जो कमाने का अवसर मिले। प्रश्नकर्ता अर्श मेहता, कक्षा 12वीं, तेजस हाई स्कूल बडेड़ा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? यहाँ पर प्रश्न किया गया है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। तो इस बात पर कलाम ने जवाब दिया कि भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है, 1 अरब से भी ज़्यादा यहाँ पर जनसंख्या है। जनसंख्या यानी वस्ती। इनमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। वे हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। जो युवा वर्ग है वह राष्ट्र के लिए शक्ति प्रदान करता है। भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही सुनियोजित खाका भी उपलब्ध है। 54 करोड़ युवाओं के विचार भी एकता निश्चित है। यहाँ पर जो भी युवा वर्ग है उसमें एकता निश्चित है। इसे विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में सफल होगी कि यह जो युवा वर्ग है इसकी वजह से इस देश को विकसित करने में बहुत ही सफलता मिल सकती है। प्रश्नकर्ता एस कार्तिक, कक्षा 12वीं, अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल बेंगलुरु। कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे इन्हें प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें? यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि छात्रों यानी कि विद्यार्थी वो बड़े बड़े लक्ष्य रखते हैं, जैसे कि किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को वकील बनना है, पर समस्याओं के कारण वह ये नहीं कर सकते, वह प्राप्त नहीं कर पाते। तो उनके लक्ष्य के आखिर कैसे प्राप्त कर सकते, वो लोग कैसे प्राप्त कर सकते अपने लक्ष्य को? तो कलाम ने उत्तर दिया। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने उत्तर दिया, स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर
छात्रवृत्ति यानी कि शिष्यवृत्ति प्राप्त होती है। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों में से ऋण लेने हेतु पात्रता भी बनेगी। जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बधाई तो आती ही है, हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्य से इन्हें पराजित करना होगा। विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए कि हमारे जीवन में कितने भी विघ्न और बाधाएं आ जाए, फी पे नहीं कर सकते, किताबें नहीं ले सकते, यहाँ से वहाँ की दूरी तय नहीं कर सकते, तो इतनी सारी बाधाएं तो जीवन में आती ही है। पर हमें इस समस्याओं से लड़कर किस तरह से आगे बढ़ना है वह हमें सोचना चाहिए। समस्या चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें अपना रास्ता खुद ही निकालना चाहिए। कहते हैं ना, जिसे सफल होना है उसे कोई भी समस्या रोक नहीं सकती। तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। एक और प्रश्न करता है, मिथुन के द्वितीय वर्ष बी लेवल AICT अमृतापुरी। उनका प्रश्न है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका हो सकती है। जो राजनीतिज्ञ होते हैं उनकी भूमिका क्या है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में। तो कलाम ने उत्तर दिया, जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शितापूर्ण नीतियाँ बनाता है कि जो जिम्मेदार राजनीतिज्ञ होते हैं वह दूरदर्शितापूर्ण नीतियाँ यानी कि नियम बनाते हैं। महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीतिक सिद्धांत को सत्य, अहिंसा तथा निस्वार्थ भावना में ढलाते हुए ब्रिटिश शासक के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। वर्तमान राजनीतिज्ञों को अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता और पारदर्शिता कार्यों से मार्गदर्शन देना होगा। साथ ही गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा। यहाँ पर राष्ट्र के विकास के लिए राजनीतिज्ञों को कौन कौन से कार्य करने चाहिए, तो जैसे कि महात्मा गांधी ने निष्ठापूर्वक सत्य और अहिंसा और निस्वार्थ भावना से अंग्रेजों की गुलामी में से आज़ादी दिलाने के लिए जैसे लड़ाई छेड़ी थी, इसी तरह से वर्तमान राजनीतिक दलों को क्या करना चाहिए, कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता और पारदर्शिता से कार्य करना चाहिए, मार्गदर्शन देना चाहिए। साथ ही जो गरीब वर्ग है उनको गरीबी रेखा के नीचे जो लोग जीते हैं, जो 26 करोड़ भारतीय है, उनको उत्थान के लिए भी कार्य करना चाहिए। यहाँ पर एक और प्रश्न है, सी निंदाता सूबी तृतीय वर्ष MGR इंस्टीट्यूट चेन्नई। उनका प्रश्न है, रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है। यहाँ पर 2020 तक महिलाओं की भूमिका क्या हो सकती, इस बात पर कलाम ने उत्तर दिया, विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के विकास पर विचार किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है। सशस्त्र सेनाओं में नियुक्ति के लिए पुरुष और महिला के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तीनों सेनाओं में पर्याप्त समानता होनी चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा कट हो गया है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो सुरक्षा दल है, जो रक्षा की दृष्टि में जो स्त्री और पुरुषों को जो भेदभाव बोला जाता है, तो यह नहीं रखना चाहिए। और तीनों दल कैसे है, समान है। वो तीनों कौन कौन से दल की बात की गई है, भूमि दल, वायु दल और नेवी। एक और प्रश्न है, जोधपुर डेरे पर डॉक्टर कलाम से
एक बच्चे द्वारा पूछा गया प्रश्न, क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौर पर हो रहे अनावश्यक खर्चे कम नहीं कर सकते? क्या कहा गया है कि अति विशिष्ट व्यक्तियों यानी कि जो खास खास व्यक्ति होते हैं, बड़े महान व्यक्ति, उनके लिए जो एक्स्ट्रा जो खर्च होते हैं तो वो हम कम नहीं कर सकते। तो इस बारे में कलाम ने कहा, तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी, वह कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है। ठीक ऐसे ही अनुत्पादित चीज़ों पर हो रहे आवश्यक खर्च भविष्य में नहीं होंगे, कि जो अनुत्पादित चीज़ है वो होने पर रही है, पर अनावश्यक खर्च जो होता है वो भविष्य में नहीं होगा। यहाँ पर शब्दार्थ दिए गए हैं, वह आपको अपनी नोट में लिखने हैं। जीवंत, जीवंत यानी जीवित, जीता जागता। मातृभाषा यानी माँ, परिवार की भाषा। वैश्विक, वैश्विक यानी विश्व संबंधी। बृहद यानी बड़ा, महान। भारी, भारी यानी विरासत। धरोहर, दस्ताकार, शिल्पकारक, दरकार। जरूरत यानी उत्कृष्ट, उत्तम, श्रेष्ठ। विघ्न, बाधा, अड़चन। पारदर्शी, जैसे आर पार देखा जा सके। बृहगुणक, बहुत अधिक संख्या में। निष्ठा, श्रद्धा, विश्वास। अनुत्पादित यानी कि जो उत्पन्न न करे। अति विशिष्ट, बहुत महत्वपूर्ण। सामरिक यानी कि समर या युद्ध से संबंधित रखने वाला। खाका यानी ढांचा, नक्शा। मसौदा यानी आलेख। प्रचुर यानी पर्याप्त। तो यहाँ पर यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ।